स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम। मतलब नेशनल इनकम को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, किन मेथड्स का यूज़ करते हैं, वो मेथड इस चैप्टर में दे रखे हैं। तो मेथड कौन कौन से हैं हमारे पास, इसकी स्टडी हम पहले बेसिक कर चुके हैं, लेकिन आज फिर से देखते हैं कि 3 मेथड हैं: वैल्यू एडिड मेथड, इनकम मेथड और एक्सपेंडिचर मेथड। तीन मेथड है। ये तीनों मेथड एक दूसरे से रिलेटेड है। ये रिलेटेड कैसे हैं ये देखते हैं। अभी देखिएगा, वैल्यू एडिड मेथड आज हम स्टडी करेंगे वैल्यू एडिड मेथड की, लेकिन उससे पहले ये कैसे रिलेटेड है वो देखते हैं। मान लीजिएगा, देखिएगा, इधर है हमारे पास प्रोड्यूसर सेक्टर, ठीक है, ये है हाउस होल्ड सेक्टर। हाउस होल्ड सेक्टर कौन सा होता है? वो सेक्टर जो जिनके पास फैक्टर होता है, मतलब जो गुड्स और सर्विसेज को कंज्यूम करता है। हाउस होल्ड सेक्टर सोसाइटी होती है, ठीक है, और गुड्स और सर्विसेज को प्रोड्यूस कौन करता है? प्रोड्यूसर सेक्टर। मतलब इनके पास क्या हो गया? गुड्स और सर्विसेज हो गया। ये गुड्स और सर्विसेज को तैयार करता है, और इनके पास क्या होता है? फैक्टर होता है, ये सोसाइटी है। ये हाउस होल्ड सेक्टर अपने फैक्टर्स को क्या करते हैं? अपने फैक्टर्स को प्रोड्यूसर सेक्टर को दे देंगे, इनको सर्विस प्रोवाइड कर देंगे कि ये लो भाई, तुम फैक्टर कोस्ट हमारी फैक्टर्स ले लो, इनको यूज़ कर लो। फैक्टर में क्या आता है? लैंड आता है, लेबर आती है, तो ये क्या देता है? ये फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड करता है। अब फ्री में तो करेगा नहीं, बदले में कुछ तो देगा। तो जो हमारा प्रोड्यूसर सेक्टर है, प्रोड्यूसर सेक्टर क्या करता है? इनकी पेमेंट करेगा हाउस होल्ड सेक्टर को। जब ये पेमेंट करेगा तो उसको हम बोलते हैं फैक्टर इनकम या फिर फैक्टर कॉस्ट। ये पैसा फैक्टर जब फैक्टर कॉस्ट की पेमेंट करता है, फैक्टर सर्विसेज की जब पेमेंट करता है, तो उसको हम बोलते हैं फैक्टर इनकम या फैक्टर कॉस्ट। जब हम फैक्टर इनकम या फिर फैक्टर कॉस्ट के बेस पर नेशनल इनकम निकालते हैं तो उसको बोलते हैं, तब उसको हम बोलते हैं नेशनल इनकम एट फैक्टर कॉस्ट। नेशनल इनकम एट फैक्टर कॉस्ट, ये हमारा एक मेथड हो गया। इसके दूसरे नाम क्या है? इसको हम बोल सकते हैं डिस्ट्रीब्यूशन मेथड, ठीक है। दूसरा इसका नाम हो सकता है इनकम मेथड, और तीसरा इसका नाम क्या है? फैक्टर कॉस्ट पेमेंट। फैक्टर कॉस्ट पेमेंट, ये 3 नाम इसके दिए गए हैं। डिस्ट्रीब्यूशन मेथड नाम कहाँ से पड़ा? कि जो भी पैसा प्रोड्यूसर सेक्टर ने कमाया होगा, उन सभी पैसे के इसने क्या किया होगा? पेमेंट कर दी होगी ना। जिन फैक्टर्स को यूज़ किया उसकी भी पेमेंट की होगी, उन सभी फैक्टर्स में बांट दिया होगा। जैसे इसने फैक्टर मान लो यूज़ किया, लैंड ली, लेबर ली, कैपिटल्स लिए, ये फैक्टर इसने यूज़ किया, तो इसने जितना पैसा कमाया उसका कुछ हिस्सा तो लैंड को दे दिया, रेंट के फॉर्म में दे दिया, कुछ हिस्सा सैलरी के फॉर्म में पेमेंट कर दी, कुछ हिस्सा इसने इंटरेस्ट के फॉर्म में पेमेंट कर दी। तो ये इसने क्या किया? जितना पैसा कमाया वो पूरा डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो यहीं से इसका नाम पड़ गया डिस्ट्रीब्यूशन मेथड, ठीक है। अब ये क्या है? ये इनकम है हाउस होल्ड सेक्टर के लिए। मतलब हम क्या है, हमारा एक सोसाइटी हाउस होल्ड सेक्टर होती है, तो हाउस होल्ड सेक्टर के लिए इनकम है। अब इस यहाँ से क्या नाम पड़ गया इसका? इनकम मेथड, देखिएगा। और दूसरा क्या है? ये फैक्टर कॉस्ट है, कि ये इसको पेमेंट कर रहा है, जो फैक्टर इसने यूज़ किए हैं उसकी पेमेंट कर रहा है, तो वो क्या है? फैक्टर कॉस्ट। और यहीं से इसका नाम पड़ गया फैक्टर कॉस्ट पेमेंट, ठीक है। तो ये हमारा एक मेथड हो गया जिसको हम इनकम मेथड बोलते हैं। अब दूसरा क्या है? देखिएगा, फैक्टर इनकम किसके पास जा रही है? हाउस होल्ड सेक्टर के पास जा रही है। हाउस होल्ड सेक्टर ने इस फैक्टर इनकम को यूज़ कैसे किया होगा? इसकी इनकम हो गई ना, इसने जितनी भी इनकम कमाई, इसने उसको कैसे कैसे यूज़ किया होगा? या तो कहीं कंज्यूम किया होगा, कुछ गुड्स और सर्विसेज खरीदने पर खर्च कर दिया होगा, या फिर कहीं पर इन्वेस्टमेंट कर दिया होगा, ठीक है। ये 2 ही खर्चे कर सकता है पर्सन। तो ये इसने कहाँ एक्सपेंडिचर किया होगा, कहाँ इसने खर्च किया होगा? यहाँ किया तो वो कंज्यूम कर सकता है या फिर वो इंटरेस्ट कर सकता है। तो इस यहाँ से जो निकलता है कि उसने कितना खर्च किया टोटल, उसको हम बोलते हैं एक्सपेंडिचर मेथड, ठीक है। इसको हम क्या बोलेंगे? एक्सपेंडिचर मेथड। ये हमारा दूसरा मेथड हो गया, ठीक है। अब देखिएगा, अब हाउस होल्ड सेक्टर ने कहाँ कहाँ खर्च किया है? कंज्यूम करने पर और इन्वेस्टमेंट पर। अब कंज्यूम करने पर कितना खर्च किया? कंज्यूम मतलब कुछ भी गुड्स और सर्विसेज खरीदने पर। गुड्स और सर्विसेज कहाँ से खरीदेंगे? प्रोड्यूसर से, इन्हीं के पास है। तो ये क्या करेगा? इसने इसको गुड्स और सर्विसेज दी, क्या किया? गुड्स और सर्विसेज दी, फ्री में तो नहीं देगा। ये क्या करेगा? इसने परचेज़ की है तो ये पेमेंट भी करेगा।
इसने क्या किया, ये इसको पेमेंट करेगा, पेमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। जब ये पेमेंट कर रहा है तो पैसा किसके पास आ रहा है, प्रोड्यूसर सेक्टर के पास। अब पेमेंट कितना करेगा, कोई भी व्यक्ति कितना पेमेंट करेगा, जितनी उसने गुड्स खरीदी है, जितनी उसने क्वांटिटी खरीदी है, और वो क्वांटिटी कितने रुपए की है। ठीक है, तो ये क्या है हमारा, जब यहाँ से इस मेथड से हम नेशनल इनकम निकालते हैं तब उसको हम बोलते हैं नेशनल इनकम एट मार्केट प्राइस। ये मार्केट प्राइस है ना, किसी भी व्यक्ति ने कितनी क्वांटिटी खरीदी है और वो कितने प्राइस की है, तो वो हमारी हो गई नेशनल इनकम। इसको हम बोलते हैं वैल्यू एडेड मेथड, कि प्रोड्यूसर सेक्टर ने कितनी वैल्यू ऐड की हो गई, इसका दूसरा नाम क्या है, वैल्यू एडेड मेथड। तो 3 मेथड कौन से हो गए हमारे, जब हम फैक्टर इनकम के बेस पर नेशनल इनकम निकालते हैं तो वो हो गया हमारा नेशनल इनकम एट फैक्टर कॉस्ट, जिसको क्या बोल सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन मेथड, इनकम मेथड एंड फैक्टर कॉस्ट पेमेंट। और दूसरा, जब हम एक्सपेंडिचर के बेस पर नेशनल इनकम निकालते हैं कि कितना उसने खर्चा किया होगा, तब उसे बोलते हैं एक्सपेंडिचर मेथड। ठीक है, तीसरा, जब हम मार्केट प्राइस के बेस पर नेशनल इनकम निकालेंगे तब उसको बोलते हैं नेशनल इनकम एट मार्केट प्राइस, इसका दूसरा नाम क्या है, वैल्यू एडेड मेथड। तो ये हमारे 3 मेथड है जो तीनों एक दूसरे से रिलेटेड है, तीनों ही एक दूसरे से लिंक है। अब देखिएगा, हम बुक में देखते हैं बुक में क्या लिखा है। बुक में लिखा है कि 3 डिफरेंट एंगल से इसने नेशनल इनकम निकालने की बात कही है। फर्स्ट क्या है, एज द सम टोटल ऑफ वैल्यू एडिशन इन द इकोनॉमी, की इकोनॉमी में कितनी वैल्यू ऐड की है, किसी भी गुड्स की, किसी भी सर्विस, गुड्स में जो भी वैल्यू ऐड होती है, जो प्रोसेस में चलता है, गुड्स तैयार करते हैं, मीन्स रॉ मटेरियल को हम फिनिश गुड्स में तैयार करते हैं, तो कुछ वैल्यू ऐड होगी, कुछ वैल्यू ऐड होगी ना। मान लीजिए जैसे कि इस पेन में जो इंक है, वो इंक मिलती है हमें 2 रुपए की, लेकिन जब मैंने इंक को खरीद कर पेन में डाला और पेन को मैंने बेच दिया 5 रुपए में, तो मैं इंक क्या था मेरे लिए, इंक मेरे लिए रॉ मटेरियल था, और मैंने वो 2 रुपए की थी। अब मैंने पेन कितने का है, 5 रुपए का, तो कितनी वैल्यू ऐड कर दी मैंने, 3 रुपए ऐड कर दिए, तो वो क्या है, वैल्यू एडिशन। जब हम वैल्यू एडिशन के बेस पर नेशनल इनकम निकालते हैं, मीन्स ये क्या है हमारा, नेशनल इनकम एट मार्केट प्राइस। तो सेकंड पॉइंट क्या है, एज द सम टोटल ऑफ इनकम जनरेटेड इन द इकोनॉमी, एज द सम टोटल ऑफ इनकम जनरेटेड, कि कितनी इनकम जनरेट हुई है इन द इकोनॉमी में। तो ये कौन सा मेथड की बात कर रहा है हमारा, इनकम जनरेट की बात हो रही है, मीन्स नेशनल इनकम एट फैक्टर कॉस्ट। फैक्टर कॉस्ट की बात कर रहे हैं यहाँ पर कि कितने हाउस होल्ड में कितनी इनकम जनरेट हो रही है। थर्ड पॉइंट है, एज द सम टोटल ऑफ एक्सपेंडिचर, टोटल कितना खर्चा किया है ऑन द फाइनल गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस इन द इकोनॉमी, कि फाइनल गुड्स और सर्विसेज पर कितना उसने खर्चा किया है। यहाँ पर एक्सपेंडिचर की बात हो रही है, तो ये कौन सी मेथड की बात कर रहा है, ये है हमारा एक्सपेंडिचर मेथड। ठीक है, मीन्स हमारे पास देखिएगा 3 मेथड है, वैल्यू एडिशन मेथड, थर्ड पॉइंट किसकी बात कर रहा है, वैल्यू एडिशन की, ये इनकम मेथड एंड ये एक्सपेंडिचर मेथड, 3 मेथड है। आज हम बात करते हैं वैल्यू एडिशन मेथड, कि वैल्यू एडिशन मेथड क्या होता है हमारा। वैल्यू एडिशन मेथड क्या होता है, जब भी हमारी वैल्यू ऐड होती है किसी भी प्रोडक्ट की, हम वैल्यू ऐड करते हैं तब उसको बोलते हैं वैल्यू एडिशन। ठीक है, अब वैल्यू एडिशन, ये वैल्यू किसकी लेंगे हम, सिर्फ फाइनल गुड्स की, इंटरमीडिएट गुड्स की वैल्यू ऐड नहीं करेंगे, सिर्फ फाइनल गुड्स की वैल्यू लेंगे। जब हमारा नेट आउटपुट निकलता है, देखिएगा वैल्यू एड क्या होता है, वैल्यू एडेड इज द डिफरेंस बिटवीन वैल्यू ऑफ आउटपुट ऑफ द एंटरप्राइज एंड द वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट कंजम्पशन, कि जो भी हमारा फाइनल गुड्स होता है उसकी वैल्यू हमने ली। अब जो हमारा इंटरमीडिएट गुड्स था, जो हमारी इंटरमीडिएट वैल्यू थी, उसको हमें माइनस करना है। हम वही एग्जांपल लेते हैं पेन का। पेन क्या है मेरे लिए, फाइनल गुड्स है। फाइनल गुड्स की वैल्यू कितनी है, 5 रुपये। इंक क्या थी मेरे लिए, इंटरमीडिएट गुड्स था, रॉ मटेरियल था, उसकी वैल्यू कितनी थी, 2 रुपये। तो इसमें से 5 में से, मीन्स फाइनल गुड्स की वैल्यू में से हम इंटरमीडिएट गुड्स की वैल्यू को माइनस करेंगे, तब हमारे पास जो वैल्यू निकलेगी उसको हम बोलते हैं वैल्यू एडेड मेथड। तो कितनी निकलेगी, 5 - 2 3 वैल्यू। ठीक है, कि जो भी फाइनल गुड्स की वैल्यू लेंगे माइनस इंटरमीडिएट गुड्स की वैल्यू।
अब वैल्यू ऑफ आउटपुट देखिएगा, वैल्यू ऑफ आउटपुट क्या होता है? इफ़ रेफर्स टू मार्केट वैल्यू ऑफ गुड्स प्रोड्यूस बाय ए फर्म ड्यूरिंग द अकाउंटिंग ईयर, कि एक कोई भी प्रोड्यूसर है एक साल में कितनी गुड्स को तैयार करता है, कोई भी प्रोड्यूसर एक साल में कितनी गुड्स को तैयार करता है, कितनी वो क्वांटिटी तैयार करता है, उसके मार्केट वैल्यू को वो लेता है। ठीक है। इफ़ द एंटायर आउटपुट ऑफ द ईयर इज़ सोल्ड ड्यूरिंग द ईयर, अगर हमारे पास आउटपुट नहीं गिवन, क्वेश्चन में ये नहीं दे रखा कि क्वांटिटी कितनी प्रोड्यूस की है, कितनी क्वांटिटी प्रोड्यूस की है, तो हम ये मान के तब हम ये लेते हैं कि कितनी उसने सेल की होगी, जितनी भी उसने सेल की होगी प्रोड्यूसर ने वो सभी हम फाइनल गुड्स को लेंगे। ठीक है। इफ़ एंटर आउटपुट ऑफ द ईयर इज़ सोल्ड ड्यूरिंग द ईयर, कि एक साल में उसने कितनी क्वांटिटी को सेल किया होगा, प्लस में जो अनसोल्ड रह गया, जो हमारे पास अनसोल्ड स्टॉक रह गया, मीन्स हमारे पास कितना, उसने ये नहीं दे रखा प्रोड्यूसर ने कि कितनी क्वांटिटी उसने प्रोड्यूस की, तो हम लेंगे कि कितनी उसने सेल की। ठीक है, कितनी क्वांटिटी उसने सेल की, प्लस में जो उसका अनसोल्ड स्टॉक रह गया उसको हम ऐड कर देंगे। ये मान के चलते हैं कि अनसोल्ड स्टॉक भी इसी साल का होगा। और अनसोल्ड स्टॉक कैसे निकालते हैं? क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक, कि हमारा अब स्टॉक कितना है और पहले स्टॉक कितना था उसको हम माइनस करेंगे। ठीक है। देखिएगा वैल्यू ऑफ आउटपुट कैसे निकालेंगे, अगर हमारे पास क्वांटिटी गिवन नहीं है तो हम सेल लेंगे कि एक साल में हमने कितनी सेल की है और कितना स्टॉक बच गया, मतलब सारा हमने अभी प्रोड्यूस किया होगा, अभी निकाला होगा। ठीक है, कि हमने कितनी सेल की, मान लीजिए 100 यूनिट मैंने सेल कर दी और 20 पेन, मान लीजिए मैंने पेन तैयार किए तो 100 पेन मैंने बेच दिए और 20 पेन मेरे पास अभी भी रह गई, तो मैंने इस साल कितने तैयार किए होंगे 120, तो वो क्या हो गई मेरी आउटपुट, के कितने आउटपुट मैंने निकाले हैं। ये क्या है? चेंज इन स्टॉक, जिसको हम डेल्टा स्टॉक से शो करते हैं। चेंज इन स्टॉक क्या होता है कि हमारे स्टॉक में कितना चेंज हुआ है, पहले कितना था अब कितना है। चेंज इन स्टॉक कैसे निकालते हैं हम? डिफरेंस बिटवीन क्लोजिंग स्टॉक ऑफ द अकाउंटिंग ईयर एंड ओपनिंग स्टॉक ऑफ द अकाउंटिंग ईयर, कि एक साल के स्टार्टिंग में कितना स्टॉक था और अब कितना स्टॉक है, अब कितना स्टॉक है और पहले कितना स्टॉक था, इसका डिफरेंस ही क्या होता है हमारा चेंज इन स्टॉक। देन आता है इंटरमीडिएट कंजम्पशन। इंटरमीडिएट कंजम्पशन क्या होता है? जो भी हमारा रॉ मटेरियल होता है, कि जिस भी चीज़ को हम रॉ मटेरियल के फॉर्म में यूज़ करते हैं वो क्या होता है? इंटरमीडिएट कंजम्पशन। इंटरमीडिएट कंजम्पशंस के वैल्यू को हम वैल्यू एडेड निकालते टाइम या नेशनल इनकम निकालते टाइम ऐड नहीं करते। देखिएगा, इट रेफर्स टू वैल्यू ऑफ नॉन फैक्टर इनपुट। वो नॉन फैक्टर इनपुट, मान जो भी प्रोड्यूसर है वो फाइनल कुछ भी प्रोडक्ट तैयार कर रहा है, तो जो भी वो फैक्टर यूज़ करता है वो फैक्टर्स उनके लिए क्या हो गया? वो फैक्टर्स उनके लिए रॉ मटेरियल हो गया। ठीक है। प्राइमली इट्स इंक्लूड वैल्यू ऑफ रॉ मटेरियल यूज्ड इन प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन। कुछ रॉ मटेरियल भी यूज़ करता है, कोई फैक्टर्स भी यूज़ करते हैं अदर फैक्टर्स, तो इन सब की वैल्यू क्या हो गई? इंटरमीडिएट गुड्स हो गई। ठीक है, जो भी वो फाइनल गुड्स तैयार करेगा उसकी वैल्यू में से इंटरमीडिएट गुड्स की वैल्यू को माइनस करेंगे। देखिएगा एग्जांपल गिवन है, एग्जांपल गिवन क्या है? प्रोड्यूसिंग एंटरप्राइज है। मान लीजिए कि एक फार्मर्स हैं, फार्मर्स ने गेहूँ तैयार किए 600 रुपये के। कोई भी किसान है जिसने 600 रुपये के गेहूँ तैयार किए, गेहूँ तैयार करने में जो भी उसने खर्चा किया था, मतलब बिजाई का, बीज लाना, उसको बोने का, ट्रैक्टर वाले को भी दिए होंगे, तो ये सारा खर्चा उसका पड़ गया 200 रुपये का। तो उसने कितनी वैल्यू, उसकी कॉस्ट कितनी है? 200, मीन्स रॉ मटेरियल की कॉस्ट, इंटरमीडिएट गुड्स की कॉस्ट कितनी हो गई? 200। लेकिन उसने 200 रुपये का खर्चा करके गेहूँ तैयार कर दिए 600 रुपये, और तैयार करके 600 रुपये में बेच दिए, तो उसने कितनी इनकम हो गई? 400 रुपये की। मतलब उसने वैल्यू ऐड कितनी की है? 400 रुपये। अब ये गेहूँ जो है वो फार्मर्स ने एक मिल को बेचा है। मिल ने क्या किया? मिल ने उन गेहूँ को 600 रुपये में ख़रीदा होगा, क्योंकि फार्मर्स ने उन्हें 600 रुपये में बेचा, तो 600 रुपये में ख़रीद कर उसने मिल वाले ने 800 रुपये में उसको आटे में चेंज किया, उन गेहूं का आटा बनाया और आटे को 800 रुपये में बेच दिया। मतलब उसने 600 रुपये में ख़रीदा और 800 रुपये में बेच दिया, तो और उसने कितनी वैल्यू ऐड की? 200 रुपये उस मिल वाले ने ऐड कर दी, 200 रुपये उसने ऐड कर दी। देन वो आटा एक बेकर वाला ख़रीद लेता है,
उसी आटे को बेकर वाला ख़रीद लेता है। बेकर वाला उस आटे को कितने रुपए में ख़रीदेगा? 800 रुपये में। 800 में क्यों ख़रीदेगा? क्योंकि ये 800 में ही बेच रहा था ना, मिल वाले ने 800 में बेचा, इसने 800 में ख़रीद लिया। 800 में ख़रीद के इसने ब्रेड बनाई और ब्रेड को क्या किया? 1000 रुपये में बेच दिया। अब इसने वैल्यू कितनी ऐड की होगी? इसके लिए उस आटा क्या है? इसके लिए आटा रॉ मटेरियल है और रॉ मटेरियल की वैल्यू कितनी है? 800। इसने उस आटे का यूज़ करके ब्रेड बनाई, इसके लिए ब्रेड क्या है? फाइनल गुड्स है। फाइनल गुड्स की वैल्यू कितनी है? 800। अब उसने वैल्यू ऐड कितनी की? 200 रुपये। अब ये ब्रेड एक शॉपकीपर ने ख़रीद ली। शॉपकीपर ने इसको 12,000 रुपये में ख़रीदी। शॉपकीपर ने इसको 1000 रुपये में ख़रीदी और 1200 में बेच दी। कि जब उसने ख़रीदी तो वो उसके लिए एक रॉ मटेरियल था, लेकिन उसने फिर से जब बेच दी, कंज्यूमर को बेचा है, तो उसके लिए वो फाइनल गुड्स है और 1200 रुपये में बेचे है, तो उसने वैल्यू ऐड कितनी की है? 200 रुपये में। ठीक है, मतलब ये सारे जो इंटरमीडिएट गुड्स की जो वैल्यू है, जो भी हमने रॉ मटेरियल यूज़ किया है, इसकी वैल्यू बार बार ऐड होती गई है। कि फार्मर्स ने भी 200 रुपये पहले ऐड कर दिए क्योंकि वो उसके कॉस्ट थी, उसने कॉस्ट करके 600 रुपये में बेची, 200 रुपये इसमें इंक्लूड है। अब उस वापस से इसने 800 रुपये में बेचा होगा, फिर इसने 1000 में, मतलब ये 200 रुपये जो है वो यहाँ पर भी ऐड है, यहाँ पर भी ऐड है, हर एक स्टेप पर वो ऐड है, तो बार बार ऐड हो रही है। इसलिए हम उसकी मार्केट वैल्यू को नहीं ले रहे, बल्कि जितनी उसने वैल्यू ऐड की है सिर्फ वही लेते हैं। नेशनल इनकम निकालते टाइम वैल्यू एडेड, इसने कितनी वैल्यू ऐड की? 400 रुपये। 200 का खर्चा करके 600 में बेच दिया। इसने 600 में ख़रीद के 800 में बेच दिया, कितनी वैल्यू ऐड की? 200। इसने 800 में ख़रीद के 1000 में बेच दिया, कितनी वैल्यू ऐड की? 200। इसने 1000 में ख़रीद के 1200 में बेच दिया, किसने वैल्यू ऐड की? 200। तो टोटल वैल्यू कितनी ऐड की है? 1000 रुपये। लेकिन उसकी मार्केट वैल्यू कितनी है? आप देखिएगा, जब वो ब्रेड मार्केट में मिल रही है तो वो 3600 रुपये की मिल रही है, लेकिन उसका जो रॉ मटेरियल पर खर्चा किया है वो 2600 रुपये है। तो वैल्यू ऐड कितनी हुई है? 1000 रुपये। जब हम नेशनल इनकम निकालेंगे तो सिर्फ 1000 रुपये को ही लेंगे कि 1000 रुपये उसने ऐड किए हैं, ना कि 3600 रुपये को, क्योंकि 3600 रुपये में 2600 रुपये रिपीट हो रहे हैं, बार बार से ऐड हो रहे हैं। तो यही चीज़ें इसने यहाँ पे लिखी हुई है। ठीक है, तो 1000 रुपये क्या है हमारे पास? हम 1000 रुपये है हमारी जीडीपी की, एक साल में हमने कितनी कमाई है जीडीपी। ठीक है, अब देखिएगा हमारे पास जीडीपी है। जीडीपी मीन्स ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, और हमें फाइंड आउट करना है क्या? एनएनपी। नेशनल इनकम क्या होती है हमारी? एनएनपी। एनएनपी मीन्स नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। अब इसको हम जीडीपी को एनएनपी एट एफसी में चेंज करना है। वो कैसे करते हैं देखिएगा, ये हम पहले पढ़ चुके हैं कि जी का मतलब क्या है यहाँ पर? ग्रोस, एन का नेट, डी का डोमेस्टिक, इस एन का नेशनल, पी से प्रोडक्ट। तो ग्रोस को नेट में चेंज करने के लिए क्या करते हैं? डेप्रिसिएशन को माइनस करेंगे। डोमेस्टिक को नेशनल में चेंज करने के लिए क्या करेंगे? नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड को ऐड करेंगे। और मार्केट प्राइस को फैक्टर कॉस्ट में चेंज करने के लिए क्या करेंगे? हम नेट इनडायरेक्ट टैक्स को माइनस करेंगे। ठीक है, देखिएगा वही चीज़ें हैं कि जीडीपी है हमारे पास, जीडीपी इसने नेट में चेंज करना है, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट को नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट में चेंज करना है, ग्रोस को नेट में चेंज करना है, तो डेप्रिसिएशन माइनस किया, क्या बच गया? नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अब अगर हमारे पास ये मार्केट प्राइस है, ठीक है, मार्केट प्राइस को फैक्टर कॉस्ट में चेंज करेंगे तो क्या करेंगे? नेट इनडायरेक्ट टैक्स को माइनस करेंगे, क्या जाएगा? फैक्टर कॉस्ट, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। अब ये डोमेस्टिक है तो हमें नेशनल में चेंज करना है, डोमेस्टिक को नेशनल में चेंज करने के लिए नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड को ऐड करेंगे। हमारे पास क्या आ गया? नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, इसी को हम क्या बोलते हैं? नेशनल इनकम। ओके, देन आता है हमारे पास परक्यूशिंग रिगार्डिंग। ये चीज़ें जो हैं, जो हमने पढ़ा है अभी, जीडीपी को एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट में चेंज करने का, उसी को शो किया है। ठीक है, इसके बाद आता है परक्यूशंस रिगार्डिंग वैल्यू एडिड मेथड की। वैल्यू एडिड मेथड से जब हम नेशनल इनकम निकालते हैं तो कुछ चीज़ों का ध्यान में रखना पड़ता है। ध्यान में कैसे रखता है? याद, परक्यूशंस में सावधानियाँ बरतनी होती है। हम इसमें कौन सी वैल्यू ऐड करेंगे देखिएगा, सबसे पहले हम सिर्फ इसमें फाइनल गुड्स की वैल्यू ऐड करेंगे, इंटरमीडिएट गुड्स की वैल्यू को ऐड नहीं करेंगे।
सिर्फ फाइनल गुड्स की। जो भी गुड्स अगर हम सेकंड हैंड खरीद रहे हैं या बेच रहे हैं, जो भी ट्रांजेक्शन सेकंड हैंड गुड्स की हो रही है उसकी वैल्यू को हम ऐड नहीं करेंगे। लेकिन सेकंड हैंड वैल्यू को खरीदने बेचने में जो भी हम कमीशन देते हैं, मान लीजिए ए बी सी 3 पर्सन है, ए है, बी है और सी है, ठीक है। ए अपनी कार बेच रहा है, पुरानी कार बी को बेच रहा है। ए अपनी पुरानी कार बी को बेच रहा है। ये कार क्या है? सेकंड हैंड कार है। ये कार कितने में खरीदी या तो इसकी वैल्यू को हम ऐड नहीं करेंगे, ठीक है। लेकिन ये कार सी ने, अब सी बताता है ए को कि भाई बी कार खरीदना चाहता है। अब सी यहाँ पे क्या कर रहा है? ब्रोकर का काम कर रहा है, तो सी क्या लेगा? कमीशन लेगा, ठीक है। जो कमीशन सी लेगा उसको हम ऐड जरूर करेंगे। मत देखिएगा फिर से, ए है, बी है, सी है। सी ए को अपनी कार बेचनी है, ए अपनी कार बेचना चाहता है जो पुरानी हो चुकी है, मतलब सेकंड हैंड बेच रहेगा वो। सी ए के पास जाता है, कहेगा बी नाम का एक व्यक्ति है जो तुम्हारी कार खरीद सकता है। सी बी और ए को मिलवा देता है, मतलब ये यहाँ पर एक ब्रोकर का काम कर रहा है और बीच में क्या करता है? कुछ कमीशन ले लेता है जितने में भी ये बिकेगी। अब कार की वैल्यू कितनी है, कितने में बी ने खरीदी, इस वैल्यू को हम ऐड नहीं करेंगे, लेकिन सी को जो कमीशन मिल रहा है उसको हम ऐड करेंगे, ठीक है। तो वही चीज़ें हैं, देखिएगा। फर्स्ट पॉइंट क्या है? वैल्यू ऑफ द सेल एंड परचेज ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स इज नॉट इंक्लूड इन द एस्टिमेशन ऑफ वैल्यू एडिड। जीडीपी निकालते टाइम हम सेकंड हैंड जो भी गुड्स होते हैं उनकी वैल्यू को ऐड नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि जब ये चीज़ नई बनी होगी, जैसे हमने कार का एग्जांपल लिया है, तो कार जब नई मार्केट में आई होगी तभी हमने उसकी वैल्यू को ऐड कर लिया होगा। तब ए ने उसे स्टार्टिंग में ख़रीदा होगा, तभी उसने कितने रुपए में ख़रीदी होगी, उस रुपए को ऐड कर दिया होगा, तो हम बार बार ऐड नहीं करेंगे। सेकंड हैंड को अगर हम फिर से ऐड करेंगे तो वो इंटरमीडिएट गुड्स की वैल्यू को ऐड करने के बराबर हो जाएगा, मतलब उसकी वैल्यू को बार बार रिपीट होती रहेगी। ऐसे ही सेकंड पॉइंट क्या है? कमीशन अर्नड ऑन अकाउंट ऑफ द सेल एंड परचेज ऑफ सेकंड हैंड गुड्स इंक्लूड इन द एस्टिमेशन ऑफ वैल्यू एडिड। जो भी कमीशन अर्न करता है, सेल्स एंड परचेज, जो भी सेकंड हैंड गुड्स को सेल या परचेज करने पर जो कमीशन अर्न किया है उसको हम वैल्यू एडिड पर ऐड करेंगे। जीडीपी निकालते टाइम उसे हम ऐड करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि कमीशन तो उसके लिए इनकम है। मान लीजिए जब देखिएगा, एक्स ने जब कार को नया ख़रीदा होगा, जब इस एक्स ने कार को खुद नहीं खरीदी होगी, तो उस टाइम पर मान लीजिए एक्स नाम का एक व्यक्ति ने ब्रोकर का काम किया होगा, तब उसने जो इनकम कमाई वो उस टाइम की इनकम थी। अब सी एक ब्रोकर का काम कर रहा है, मतलब अब सी ने जो इनकम कमाई है इस साल की इनकम है, मतलब दोनों की अलग अलग साल की इनकम हो गई। तो इसने जो इनकम कमाई है वो हम यहाँ पर एक ही इनकम को बार बार रिपीट नहीं कर रहे ना। उस टाइम पे एक्स की वैल्यू को, एक्स ने जो कमीशन मिला था वो ऐड किया था, और अब जो सी ने कमीशन मिला है वो ऐड किया है, तो कमीशन को हम ऐड करेंगे। थर्ड पॉइंट क्या है? ऑन अकाउंट प्रोडक्शन ऑफ गुड्स ऑफ द प्रोड्यूसिंग यूनिट इज टेकन इनटू अकाउंट व्हाइल एस्टिमेशंस वैल्यू एडिड। जो भी गुड्स हम खुद यूज़ करते हैं, मान लीजिए एक प्रोड्यूसर है, इसमें थर्ड पॉइंट में क्या लिखा है? एक प्रोड्यूसर है, उसने उसने मान लीजिए समोसे बनाता है वो, ठीक है। कोई प्रोड्यूसर समोसे तैयार करता है। अब समोसे क्या करता है? 100 समोसे उसने तैयार किए, 95 समोसे उसने मार्केट में बेच दिए, और जो 5 समोसे हैं वो अपनी फैमिली के लिए ले गया, घर ले गया। तो समोसा यहाँ पर क्या है? एक गुड्स है, ठीक है। या फिर कोई और एग्जाम्पल ले लीजिए आप, स्कूल बैग ले लीजिए। 100 स्कूल बैग उसने तैयार किए, 95 स्कूल बैग उसने मार्केट में बेच दिया, 5 जो स्कूल बैग बच गए वो अपने घर ले गया, अपने बच्चों के लिए, अपने फैमिली मेम्बर्स के लिए वो घर ले गया। तो ये जो 5 स्कूल बैग है इसकी वैल्यू को भी हम वैल्यू एडिड निकालते टाइम ऐड करेंगे, ठीक है। क्योंकि अगर ये 5 बैग वो मार्केट में बेचता तो मार्केट पर उसकी इनकम होती, उसके पास रुपए आता, उसे हम वैल्यू एडिड निकालते टाइम ऐड करते। ऐसे ही जब अगर वो अपने घर ले गया तो जो भी जितने भी रुपए के ये 5 बैग हैं वो रुपए क्या होंगे? वैल्यू एडिड निकालते टाइम ऐड होंगे।
फोर्थ पॉइंट क्या है, इम्प्यूटेड वैल्यू ऑफ प्रोडक्शन ऑफ सेल्फ कंजम्पशन इज टेकन इनटू अकाउंट। ये वही बात इससे रिपीट कर रखी है अगेन, बिकॉज क्योंकि दीज गुड्स आर लाइक दोज प्रोड्यूस फॉर द मार्केट, कि जो भी गुड्स वो अपनी फैमिली के लिए लेके जाता है, जो भी प्रोडक्ट अपनी फैमिली मेम्बर्स के लिए लेके जाता है, उसकी वैल्यू को ऐड करते हैं। ठीक है, फिफ्थ पॉइंट क्या है, फिफ्थ पॉइंट आता है वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स इज़ नॉट इंक्लूड इन द एस्टिमेशंस ऑफ वैल्यू एडिड। वैल्यू एडिड निकालते टाइम जो भी हमारे इंटरमीडिएट गुड्स हैं उनकी वैल्यू को इंक्लूड नहीं करते। क्यों? क्योंकि हम किसकी वैल्यू को ऐड करते हैं, फाइनल गुड्स की वैल्यू को, तो इंटरमीडिएट गुड्स की वैल्यू को ऐड नहीं करते। सिक्स्थ पॉइंट क्या है, इम्पोर्टेड रेंट ऑन द ओनर्स ऑक्यूपेशंस हाउस टू बी टेकन इनटू द अकाउंट। ये क्या है, मान लीजिए कोई एक मकान है, मकान का जो मालिक है वो अपने मकान को रेंट पे देता है, तो उसके लिए रेंट क्या है, इनकम है, इनकम है, उस इनकम को हम क्या करेंगे, वैल्यू ऐड करेंगे। ठीक है, उस रेंट को हम ऐड करेंगे क्योंकि उसके लिए इनकम है। लेकिन अगर वो उस मकान में खुद रहता है, रेंट पे नहीं देता, तो जितना पैसा उसके पास आ सकता था रेंट के फॉर्म में उसको भी हम ऐड करेंगे, क्योंकि वो नहीं कमा पा रहा। अब ये मतलब नहीं है इस बात का कि वो खुद रह रहा है या रेंट पे दे रहा है, लेकिन जितना उस मकान का रेंट मिल सकता था उसको हम ऐड करेंगे। देखिएगा, इनपुटेड रेंट ऑन द ओनर्स ऑक्यूपेशंस occupied house is to be taken into account because all house have rental value। सभी हाउसेस की रेंटल वैल्यू को हम ऐड करेंगे, नो मैटर दिस द सेल्फ ऑक्यूपाइड एंड रेंटल हाउस। इस बात का कोई भी मतलब नहीं होता यहाँ पे कि वो खुद से रह रहा है या उसने रेंट पे दी है, कि उस मकान का कोई भी मकान है उसमें कितना रेंट मिल सकता है, हम उसको ऐड करते हैं। सेवन्थ पॉइंट क्या है, सर्विस ऑफ सेल्फ कंजम्पशन आर नोट कंसिडर्ड वाइल एस्टिमेटिंग वैल्यू एडिड। जो भी सर्विसेज हम सेल्फ कंज्यूम करते हैं या अपने फैमिली को जो भी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं उसकी वैल्यू को हम ऐड नहीं करते। ठीक है, मान लीजिए एक डॉक्टर है, डॉक्टर जब अपनी दुकान पर अपने किसी भी क्लाइंट को देखता है तो वो इस बच्चे से 1000 रुपये लेता है। ठीक है, मान लीजिए एक डॉक्टर है, एक डॉक्टर के पास एक बच्चा आता है जिसको फीवर है, ठीक है, और वो उस बच्चे से 1000 रुपये लेता है। ये 1000 रुपये उसकी क्या हो गई, इनकम हो गई। इसको हम वैल्यू एडिड निकालते टाइम ऐड करेंगे। शाम को यही डॉक्टर अपने घर गया, घर जाके इसने देखा इसका बच्चा, इसका सन क्या है, बेटा इसका बीमार है। अब इसका ट्रीटमेंट किया, इसने भी कुछ खर्चा किया होगा। अब यहाँ से अगर वो किसी और लड़के का ट्रीटमेंट करता तो पैसा कमा पाता, लेकिन अपने बेटे से तो लेगा नहीं ये रुपए। तो जो इसने सेल्फ कंजम्पशन के लिए जो अपनी फैमिली के को जो सर्विस प्रोवाइड कर रहा है उसको हम ऐड नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि यहाँ पर एस्टिमेट करना थोड़ा डिफ़िकल्ट है कि उसने कितने रुपए यहाँ से कमा सकता था। ठीक है, मतलब कोई भी प्रोड्यूसर है अगर अपने फैमिली मेम्बर्स को कुछ गुड्स प्रोडक्ट लेके जा रहा है तो उस प्रोडक्ट की वैल्यू को हम ऐड कर सकते हैं जीडीपी निकालते टाइम। क्यों? क्योंकि हमें उसका मार्केट प्राइस पता है कि वो चीज़ कितने रुपए की होगी। इसकी हमने ये एग्ज़ाम्पल लिया था कि वो 95 बैग्स मार्केट में बेच दिए, 5 बैग वो अपने घर ले गया, तो 5 जो बैग घर ले गया उसकी वैल्यू ऐड करेंगे। लेकिन अगर गुड्स की यहाँ पर हम वैल्यू ऐड करते हैं, लेकिन सर्विस की बात करते हैं तो सर्विस की जो भी वैल्यू होती है उसको हम ऐड नहीं करते, वो सेल्फ कंजम्पशन के लिए अगर यूज़ करता है तो ये था हमारा वैल्यू एडिड का टॉपिक। ठीक है, इसके बाद एक छोटा सा ये पॉइंट आता है प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग। ये डबल काउंटिंग की प्रॉब्लम क्या होती है? इसमें वही चीज़ें हैं जो हमारे इंटरमीडिएट गुड्स और फाइनल गुड्स की होती है। जब हम फाइनल गुड्स की वैल्यू को ऐड करते हैं तो वहाँ पर उसमें इंटरमीडिएट गुड्स की वैल्यू ऐड होती है। मतलब इंटरमीडिएट गुड्स के प्राइस बार बार ऐड होते चले जाते हैं जब तक वो नहीं बिकता गुड्स, तो वो चीज़ें ऐड ना हो, बार बार से यूज़ ना हो, उसके लिए हम वैल्यू फाइनल गुड्स के मार्केट प्राइस को ऐड नहीं करते, बल्कि जो वैल्यू ऐड की है उसने सिर्फ वैल्यू ऐड की हुई चीज़ रुपए को ही हम जीडीपी निकालते टाइम ऐड करते हैं।